दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्षतिपूर्ति की संविदा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इसका मतलब क्या होता है, आइए इसको देखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये जान लेते हैं कि क्षतिपूर्ति की संविदा भारतीय संविदा अधिनियम में कहाँ दिया गया है। तो देखिए, क्षतिपूर्ति की संविदा भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 124 में दिया गया है। धारा 124 में क्षतिपूर्ति की संविदा को परिभाषित करते हुए कहा गया है वह संविदा जिसके द्वारा एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को स्वयं वचनदाता के आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से उस दूसरे पक्षकार को हुई हानि से बचाने का वचन देता है। हानि से बचाने का वचन देता है तो ऐसी संविदा को क्षतिपूर्ति की संविदा कहते हैं। अब इस परिभाषा से आपको स्पष्ट नहीं होगा, अब जब इसका आप उदाहरण देखेंगे तो एकदम तुरंत समझ में आ जाएगा। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। ए बी को उस कार्यवाही से हुई हानि से को बचाने का वचन करता है। क्या कह रहा है? ए बी को उस कार्यवाही से हुई हानि से बचाने की प्रतिज्ञा करता है जो कार्यवाही सी बी के खिलाफ 200 रुपये के संबंध में चलाएगा। यह क्षतिपूर्ति की संविदा है। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो आइए समझते हैं। ये ए है, यह बी से कहता है कि भाई सी जो कार्यवाही आपके खिलाफ मुकदमे की चलाएगा उसकी क्षतिपूर्ति तुम मुझसे ले लेना, यानी मेरी जिम्मेदारी है। ए बी से कहता है कि सी जो कार्रवाई आपके ऊपर करेगा उसका खर्च मैं वहन करूंगा, तो यह यानी जो क्षतिपूर्ति आपको होगी उसका वहन मैं करूंगा। तो इसे कहते हैं क्षतिपूर्ति की संविदा। किसी एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को स्वयं वचनदाता के आचरण से या किसी दूसरे व्यक्ति के आचरण से यदि हानि कोई होती है, क्षतिपूर्ति होती है, उससे बचाने का वचन देता है तो उसी को कहते हैं क्षतिपूर्ति की संविदा। आइए क्षतिपूर्ति संविदा का अगर आप विश्लेषण करें तो क्या पाते हैं, तो देखिए, यदि उपरोक्त परिभाषा का विश्लेषण करें तो क्षतिपूर्ति की संविदा के निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं। पहला है क्षतिपूर्ति दाता, इंडेमनीफायर। क्षतिपूर्ति की संविदा में जो व्यक्ति हानि से बचाने का वचन देता है उसे क्षतिपूर्ति दाता कहते हैं। क्षतिपूर्तिधारी, इंडेमनी होल्डर, जिसको क्षति से बचाने का वचन दिया जाता है उसे क्षतिपूर्ति धारी कहते हैं। जैसे ये जो हमने आपको उदाहरण दिया कि ए बी से कहता है कि घबराइए मत, सी जो कार्रवाई आपके ऊपर करेगा उसका खर्च आप मुझसे ले लीजिएगा। तो यहाँ ए क्षतिपूर्ति दाता है जो बी को क्षतिपूर्ति देने की बात कर रहा है और बी यहाँ क्षतिपूर्तिधारी है जो ए से क्षतिपूर्ति लेगा। तो यहाँ क्षतिपूर्ति दाता और क्षतिपूर्तिधारी दो पक्षकार होते हैं। ए अगर स्वयं के आचरण से क्षतिपूर्ति से बचाने का इसको वचन देता है या किसी दूसरे व्यक्ति से बचाने का क्षतिपूर्ति से बचाने का वचन देता है तो इसी को कहते हैं क्षतिपूर्ति की संविदा। अब किस प्रकार के क्षति से क्षतिपूर्ति की संविदा बचाती है, आइए देखते हैं। मानवीय आचरण, क्षतिपूर्तिदाता, क्षतिपूर्तिधारी। अब तीसरा तत्व है मानवीय आचरण। क्षतिपूर्ति की संविदा में केवल ऐसी हानियों से बचाने की प्रतिज्ञा की जाती है जो क्षतिपूर्तिदाता या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से उत्पन्न होता है। यदि कोई ऐसी हानि है जो मानवीय आचरण से पृथक है तो उसे बचाने का वचन क्षतिपूर्ति की संविदा में नहीं किया जाता। अतः स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है, यही कारण है कि अग्नि से होने वाली हानि से बचाने की प्रतिज्ञा नहीं की जा सकती क्षतिपूर्ति की संविदा में, और बीमा संविदाएं क्षतिपूर्ति की संविदा में नहीं आती। अब देखते हैं चौथा आवश्यक तत्व। तो क्षतिपूर्ति की संविदा अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकती है। अभिव्यक्त यानी क्या होता है, विवक्षित क्या होता है, देख लेते हैं। हालांकि धारा 124 में इस बात को स्पष्ट उत्पन्न नहीं है कि क्षतिपूर्ति की संविदा अभिव्यक्त होगी कि विवक्षित होगी, किंतु सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाम बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड के बाद में प्रिवी काउंसिल ने स्पष्ट कर दिया है कि क्षतिपूर्ति की संविदा अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकती है, लिखित हो सकती है या आचरण द्वारा भी हो सकती है। अब ये लिखित हो गया क्षतिपूर्ति की संविदा तो कोई दिक्कत नहीं है। आचरण द्वारा कैसे क्षतिपूर्ति की संविदा हो सकती है, ये आइए, इस पर एक बहुत महत्वपूर्ण केस है, एडम्स वर्सेस जार्विस। ये 1827 में केस आया था क्षतिपूर्ति की संविदा पर। यह एक लीडिंग केस है। एडम्स बनाम जार्विस बार बार परीक्षाओं में पूछता रहता है। देखिए इस बात में क्या था। एडम्स वर्सेस जार्विस के वाद में प्रतिवादी ने वादी को कहा कि वह उसकी गाय नीलाम द्वारा बेच दे। प्रतिवादी ने वादी से क्या कहा कि वह उसकी गाय नीलाम द्वारा बेच दे। वादी ने गाय नीलाम द्वारा बेच दी।
अब प्रतिवादी ने कहा था, वादी ने गाय नीलाम द्वारा बेच दी। गाय प्रतिवादी की थी ही नहीं। गायों के असली मालिक ने वादी से गायों का मूल्य वसूल लिया। वादी ने प्रतिवादी के खिलाफ मुकदमा दाखिल किया। निर्णित हुआ कि वादी क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। क्यों क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है? क्योंकि यहाँ पर क्षतिपूर्ति की संविदा ये विवक्षित रूप से समाहित है कि अगर कोई नुकसान होगा इस कार्रवाई में तो मैं उसकी भरपाई करूंगा। इसमें क्षतिपूर्ति की संविदा विवक्षित रूप से शामिल थी, इसीलिए एडम्स बनाम जर्विस का केस बहुत इंपॉर्टेंट है इस विषय पर। अब आगे आते हैं, देखते हैं क्षतिपूर्ति दाता का दायित्व और क्षतिपूर्तिधारी का अधिकार, जबकि उस पर वाद लाया गया है। क्षतिपूर्ति दाता का क्या दायित्व है जबकि उस पर वाद लाया गया है, इसके बारे में प्रावधान संविदा अधिनियम की धारा 125 में दिया गया है। आइए संविदा अधिनियम की धारा 125 में देखते हैं। धारा 125 के अनुसार क्षतिपूर्तिधारी अपने प्राधिकार के अंतर्गत कार्य करते हुए क्षतिपूर्ति दाता से वसूल सकता है, निम्नलिखित वसूल सकता है। क्या वसूल सकता है? संपूर्ण प्रतिकर जो वाद में देने के लिए क्षतिपूर्तिधारी बाध्य हुआ है, संपूर्ण लागत जो वाद में उसने दिया है। तो संपूर्ण प्रतिकर, संपूर्ण लागत क्षतिपूर्तिधारी क्षतिपूर्तिदाता से वसूल सकता है। संपूर्ण रकम जो समझौते के दौरान दिया गया है, ये सब क्षतिपूर्ति की संविदा में, अगर अव्यक्त संविदा है, क्षतिपूर्ति की अविवक्षित संविदा है, तो क्षतिपूर्तिधारी क्षतिपूर्तिदाता से वसूल सकता है। आइए देखते हैं। उल्लेखनीय है कि यह धारा यानी धारा 125 क्षतिपूर्तिधारी को उन दशाओं में सुलभ अधिकारों का उल्लेख करती है जबकि उसके ऊपर वाद चलाया गया है, परंतु इस धारा में उस दशा में क्षतिपूर्तिधारी को सुलभ उपचारों का उल्लेख नहीं किया गया है जबकि उस पर वाद नहीं चलाया गया है। यानी वाद चलाने पर ही क्षतिपूर्ति की संविदा का लाभ मिल सकता है, लेकिन अगर वाद न चलाया जाए तो क्षतिपूर्ति की संविदा का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए 13वें विधि आयोग ने अपने 13वें रिपोर्ट में यह सुझाव दिया है कि क्षतिपूर्तिधारी के अधिकार को और अच्छी तरह परिभाषित किया जाना चाहिए और उन दशाओं में भी क्षतिपूर्तिधारी के अनुतोषों का उल्लेख किया जाना चाहिए जबकि क्षतिपूर्तिधारी पर वाद नहीं चलाया जाता। विधि आयोग की यह सिफारिश हमको लगता है स्वागत योग्य है। अब प्रश्न ये उठता है कि दायित्व का प्रारंभ कब से होता है। देखिए, अंग्रेजी विधि में शुरू में कॉमन लॉ का यह सिद्धांत था कि क्षतिपूर्तिधारी दावा तभी कर सकता है जबकि उसे वास्तव में क्षति हुई हो। जब अंग्रेजी विधि में जब वास्तव में क्षति हुई हो तभी क्षतिपूर्ति की संविदा के लिए जो है व्यक्ति क्षतिपूर्तिदाता दायी होगा, किंतु बाद में साम्य न्यायालय ने इस सिद्धांत को परिवर्तित कर दिया है और अब वर्तमान में क्षतिपूर्तिधारी वास्तविक क्षति के पूर्व ही क्षतिपूर्ति का दावा कर सकता है। क्षतिपूर्ति की संभावना है, इतने भर से ही क्षतिपूर्ति की संविदा के लिए वाद लाया जा सकता है। भारत में इस संबंध में मतभेद है। बम्बई, कलकत्ता, इलाहाबाद भारतीय विधि आयोग अंग्रेजी विधि के वर्तमान सिद्धांत का समर्थन करता है, जबकि नागपुर, लाहौर उच्च न्यायालय अंग्रेजी विधि के पूर्व सिद्धांत का समर्थन करता है। आपका क्या राय है? क्षतिपूर्ति की संविदा वाद के पहले संभावना के आधार पर कि क्षतिपूर्ति हो जाए तब? तो ध्यान दीजिए, मेरा तो ये मानना है क्षतिपूर्ति की संविदा क्षतिपूर्ति होने के संभावना पर भी लाया जाना चाहिए, क्षतिपूर्ति लागू होना चाहिए। अब देखते हैं क्षतिपूर्ति की संविदा के मामले में भारतीय विधि और अंग्रेजी विधि में क्या भेद है। देखिए, अंग्रेजी विधि में किसी भी प्रकार से होने वाली हानि से बचाने की प्रतिज्ञा को क्षतिपूर्ति की संविदा में शामिल किया गया है। भारत में केवल मानवीय विधि से होने वाली क्षतिपूर्ति के लिए ही क्षतिपूर्ति की संविदा लागू होती है। दुर्घटना भी क्षतिपूर्ति की संविदा में शामिल है इंग्लैंड में, क्योंकि दुर्घटना क्षतिपूर्ति की संविदा में शामिल नहीं है भारत में। बीमा संविदा शामिल है इंग्लैंड में, भारत में बीमा संविदाएं क्षतिपूर्ति की संविदा में शामिल नहीं है। तो ये बहुत छोटा चैप्टर था जो है, इसको आप अगर एक बार दो बार सुन लेंगे तो आपको क्षतिपूर्ति की संविदा समझ में आ जाएगा। नमस्कार।